माय यूट्यूब पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप ओके टुके होंगे। आज मैं आपको 2023 का ऑनगोइंग ड्रामा माय डीमन की कहानी सुनाने लगी हूँ। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, लेट्स गो। ड्रामे की शुरुआत में हमें डीमन वर्ड का मतलब बताया जाता है कि डीमन वर्ड जो है वो एशियन ग्रीक वर्ड डिमाइन से लिया गया है, जिसका मतलब है सेम, किस्मत, शेयर करना। स्टार्टिंग में हमें लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम आता है डुडुही। वो भाग रही होती है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, मैं किस पे ट्रस्ट करूं। जो आदमी धुंध में से निकल के मुझे अप्रोच कर रहा है, क्या वो डेविल है कि एंजल है, मैं नहीं जानती, मैं किससे मदद मांगू, और परेशान होती है। और उसके फौरन बाद हमें पास्ट का ज़माना जॉनसन एरा दिखाया जाता है, जिसमें हमें हमारा मेन कैरेक्टर जंग जी यू दिखाया जाता है, जो एक फीलिंगलेस इमोर्टल डीमन होता है। पहले तो वो अपने रूप में लोगों के पास जाते हैं तो इंसान उससे डर जाते हैं, और फिर वो अपने मैजिक के जरिए अपने आप को इंसान के कपड़ों में तब्दील करते हुए मजबूर लोगों के पास जाके उनकी हेल्प करता है, और फिर उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए उनको कहता है कि तुम लोग 10 साल तक जितना चाहे जी लो, तुम लोगों की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, बस 10 साल बाद मैं आऊँगा और तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊँगा। जब वो पूछता है बंदा उससे कि तुम मुझे कहाँ लेके जाओगे, तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें हेल में भेज दूंगा। तो वो कहता है ये ज़िंदगी से तो बेहतर ही होगा वो सब कुछ, और वो राज़ी हो जाता है, क्योंकि उसके ख्याल में कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं होती, हर चीज़ की प्राइस पे करनी होती है। हमें प्रेजेंट ईयर दिखाया जाता है, अवार्ड सेरेमनी होती है, वहाँ पे डुडू ही खड़ी हुई होती है। उसके पास एक आदमी आगे उसे अप्रोच करते हुए कहता है कि क्या आप यहाँ पे पार्ट टाइमर हैं, ज़रूर आप स्टॉक में इंटरेस्टेड होंगी, अगर आप चाहें तो मैं आपको फ्री में एडवाइस कर सकता हूँ। वैसे तो बहुत से लोग लाइन में खड़े रहते हैं बाहर मेरे एडवाइस लेने के लिए, मगर मैं किसी को एडवाइस नहीं देता, मगर आप स्पेशल हैं क्योंकि आप बहुत खूबसूरत है ना। और अपना कार्ड देते हुए बताता है, और ये भी कहता है कि मुझे अपना नंबर दे दें, बाद में मैं आपके साथ ड्रिंक्स पे जाऊंगा। डुडू ही उसे उसका कार्ड वापस करते हुए कहती है कि आप मेरे सेक्रेटरी से बात करिएगा। वहां पर अनाउंसमेंट होती है बेस्ट सीईओ के अवार्ड की। डुडू ही बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे चल के जाती है। वो परेशान होता है, उसका दोस्त आके कहता है कि तुम तो बहुत ही तेज निकले, तुम्हें पता है ये मेरे ग्रुप की प्रिंसेस है, जिसपे उसके होश उड़ जाते हैं। और डुडू ही बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर जाकर बोलती है। डुडू ही बिजनेस के हवाले से अपनी सेक्रेटरी से बातचीत कर रही होती, तो उसकी सेक्रेटरी उसको कहती है कि आपकी ब्लाइंड डेट है, तो वो कहती है काम बहुत ज़्यादा है, मैं इसको स्किप करूंगी। उसको कॉल आती है मैडम जो की, तो वो बात करती है और वो उसे इंसिस्ट करती है क्या तुम डेट पे जा रही हो, तो वो टालते हुए कहती है कि मेरा काम बहुत ज़्यादा है। वो कहती है ठीक है, अगर तुम ब्लाइंड डेट पे नहीं जाओगी ना तो मैं जो चेकअप करवा रही हूँ वो भी रुक जाऊंगी। तो वो उनकी बात मान जाती है और राजी हो जाती है ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए। अपनी सेक्रेटरी से पूछती है कि मुझे वहां पर कितनी देर बैठना है, तो वो उसको बताती है कि आपको वहां पर 30 मिनट्स के लिए बैठना है। उसके बाद हमें जंग जी यू दिखाया जाता है, जो गैंगस्टर के कमरे में एंटर होता है, क्योंकि पास में उसने गैंगस्टर की विश पूरी की थी, अब उसका पे बैक करने का टाइम था। गैंगस्टर पहले मना करता है, मगर वो उसे कहता है कि नहीं, तुमने जो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था अब तुम्हें वो पूरा करना पड़ेगा। तो उसी कश्मकश में वो मर जाता है, और जब उसके कमरे से बाहर निकलता है तो गैंगस्टर्स के लोगों को यही लगता है कि जंग जी यू ने उसको मारा है। डुडू ही जब अपनी ब्लाइंड डेट के लिए रेस्टोरेंट जाती है तो वेटर आके उसको बताता है कि मैम ये सारा रेस्टोरेंट बुक हो चुका हुआ है। तो वो अपने आप से बातें करते हुए कहती है कि क्या मैम जो ने इसको ये भी बता दिया कि आज मेरी बर्थडे है। फिर उसे कहती है कि जो आपके मेल गेस्ट आए हुए हैं ना, उनकी मैं फीमेल गेस्ट हूँ। तो वो उसको अंदर लेके जाता है। अंदर जाते हुए वो सोचती है कि लगता है मैम जो और ये जो है सोलमेट है, मैम जो क्यों नहीं से शादी कर लेती। और उसको देखते हुए कहती है कि आजकल के ज़माने में कौन इंसान एरोप्लेन के बाहर न्यूज़पेपर पढ़ता है, क्या तुम शो ऑफ कर रहे हो। और उसे बैठते हुए कहती है मैं अपने काम से शादी कर चुकी हुई हूँ और मुझे मेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सामने जंग जी यू बैठा हुआ होता है। जब वो अपना न्यूज़पेपर हटाता है तो वो उसके चेहरा देखकर काफ़ी इम्प्रेस होती है, क्योंकि वो उसको काफ़ी हैंडसम लगता है। तो वो उसको देखकर कहता है कि तुम चाहो तो अपने काम से शादी करो या अपने पिलो से, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो इस चीज़ से मतलब है कि तुम मुझे अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड बता दो। तो वो हंसते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो, क्या हम दोनों फ्रेंड्स थे या हम दोनों ने पास्ट में डेट की है। तो वो कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो वो उसे कहती है फिर तुम्हारे मैनर्स किधर गए हैं। तो वो उसे कहता है मेरे सामने तमाम ह्यूमन बींग्स की कोई वैल्यू नहीं है। दुरू ही सोचती है कि इस पागल हैंडसम आदमी के साथ क्या मसला है। तो वो उसे कहता है कि यहाँ पर इतने रेस्टोरेंट्स हैं, तुम वहां क्यों नहीं चली जाती। तो वो उसे कहती है इतने रेस्टोरेंट्स हैं तो तुम चले जाओ वहां पर। तो जंग जी यू सोचता है कि इस पागल जिद्दी लड़की के साथ क्या मसला है। दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है, और उसके पास एक फाइल होती है। उस फाइल में डुडू ही की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, और उसमें लिखा हुआ होता है कि डुडू ही को मेरे ग्रुप की चेयरमैन ने 11 साल पहले अडॉप्ट किया था उसके पेरेंट्स के मरने के बाद।
और इस तरह हमें पता चलता है कि डुडुही गलत जगह पर चली गई है। डुडुही खाना खाते हुए जंग जियू की प्लेट देखकर विस्पर करते हुए कहती है, क्या ये कोई छोटा सा बच्चा है? जंग जियू सुनने के बाद उसको देखता है तो वो स्माइल करते हुए कवर अप करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी यूथफुल स्पिरिट की तारीफ कर रही थी। जंग जियू कहता है कि मैं अपनी उम्र से ज्यादा यंग लगता हूँ। फिर जंग जियू उसे कहता है कि ऑब्वियसली तुम यहाँ पर खाना खाने तो नहीं आई, सो टेल मी फिर तुम यहाँ पर इंसिस्ट क्यों कर रही हो रुकने के लिए? डुडुही कहती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ 30 मिनट स्टे करूंगी, बस तुम पोलाइट रहना। जंग जियू कहता है कि मैं किसके साथ पोलाइट रहूं? तुम तो यहाँ पर रुककर मेरे साथ बिल्कुल ही रूड बिहेवियर रख रही हो। डुडुही कहती है कि मैं एक मिरर की तरह हूँ, तुम जैसा बिहेव करोगे मैं वैसा ही रिएक्ट करूंगी। बेसिकली डुडुही यहाँ पर अपनी मैडम जो के कहने पर रुकी हुई होती है। फिर डुडुही कहती है कि हमें कोई एक्सक्यूज तैयार करना चाहिए कि ये काम क्यों नहीं हुआ, और फिर स्माइल करते हुए कहती है कि तुम क्यों नहीं कह देते कि तुम मेरी ब्यूटी से डर गए। तो वो इरिटेट होते हुए उसको कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? डुडुही कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ऊपर के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ। तो जंग जियू हैरान होकर उसे कहता है, फ्रॉम अबव, तुम कौन हो? तो फिर डुडुही कहती है कि मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन करवाया ही नहीं, और अपना बिजनेस कार्ड देती है। और जब उससे उसका बिजनेस कार्ड मांगती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह हर एक को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करता। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें भी मेरी तरह यहाँ पर आने के लिए फोर्स किया होगा। डुडुही को लगता है कि वो तो यहाँ पे डेट पे आई हुई है, मगर जंग जियू को लगता है कि वो यहाँ पर गॉड की तरफ से भेजी गई है और गॉड ने उनको मीटिंग सेट करवाई है। तो वो जब उसे कहती है कि अगर हम दोनों ने मिल के काम ना किया तो हम किस तरह इस चीज़ से निकलेंगे, तो वो उसकी बात पे राजी होते हुए अपना कार्ड दे देता है। और फिर जब वो कार्ड पढ़ती है तो वो उसे बताता है कि मेरी ट्रेडिशनल आर्टिस्ट और डांसर्स मेरी कंपनी में काम करते हैं और काफ़ी मशहूर मेरी कंपनी है, तुम्हें इस बारे में नहीं पता? तो वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती, वैसे भी मेरा मॉडर्न टाइप का जहन है, ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती। फिर जंग जियो को बातों ही बातों में डुडुही से पता चलता है कि वो यहाँ पर डेट पे आई हुई है, जिसपे वो बहुत ही ज़्यादा हंसता है बुरी तरह से, क्योंकि उसको तो गलत फहमी हो गई थी कि वो गॉड की तरफ से भेजी गई है। जिसपे वो उसको कहता है, इससे पहले किसी भी इंसान ने मुझे इतना नर्वस नहीं किया। तो वो उसे कहती है, चलो इतना तो हुआ कि कम से कम हम दोनों में से किसी एक ने तो यहाँ पर एंजॉय किया। वहां पर एंटर होता है गैंगस्टर के जूनियर्स उसको मारने पीटने के लिए। तो डुडुही कहती है कि सिंड्रेला का टाइम फिनिश हो गया हुआ है, यानी 30 मिनट्स फिनिश हो गए हुए। और ये कह के वहां से जाने लगती है। वेटर केक लेके आ रहा होता है और टक्कर लगती है उसकी गैंगस्टर की वेटर को, उड़ता है केक गिरने के लिए डुडुही के ऊपर। तो वहां पर जंग जियू आकर उसको बचाता है और केक को पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और डुडुही बहुत ही अट्रैक्ट होती है जंग जियू की तरफ, जिसपे वो बहुत ही कंफ्यूज होती है और कहती है मैं अभी आती हूँ। और उसके जाने के बाद जंग जियू कहता है मेरा प्रेशियस केक बच गया। डुडुही वॉशरूम में जाकर अपने आप से बातें करते हुए कहती है कि ये क्या था, इतना भी बड़ा जर्क नहीं जितना मैंने उसको समझा था। उसने तो मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक भी बनवाया हुआ था। और फिर उसका ध्यान जाता है अपनी शर्ट की तरफ जहां पर केक का स्टेन लगा हुआ होता है, और दूसरी तरफ हमें जंग जियू दिखाया जाता है जो बहुत ही एक्साइटेड होकर खुशी से केक खाने की तैयारी में होता है। तो वहां पर गैंगस्टर आके उसको रोकता है कि तुम कौन हो और तुम हमारे बॉस के पास क्या करने आए थे और वो किस तरह से मरे। तो वो उसको कहता है, 1 महीने से पहले मैंने इस पूरे रेस्टोरेंट की बुकिंग करवाई थी, मुझे आराम से केक तो खा लेने दो। तो वो उसको गुस्से में उसका केक खराब कर देते हैं, जिसपे जंग जियू को बहुत ही गुस्सा चढ़ता है। गुस्सा चढ़ने के बाद उनको कहता है, तुम लोग मुझे सही तरह से बताओ कि तुम लोगों को मैं किस तरह से रिसाइकिल करूं। वो उसके साथ फाइटिंग शुरू कर देते हैं। तो जंग जियू जो है अपने न्यूज़पेपर के जरिए 1 बाय 1 उसके गुंडों को न्यूज़पेपर के अंदर कैद कर देता है अपने मैजिक के साथ। और फिर बाद में वो लोग डरते हैं, 3 लोग बच जाते हैं। उनको कहता है कि अब तुम लोगों के साथ मैं क्या करूं। वो एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं। तो वो उनके ऊपर अखबार फेंकता है और वो जोर से चीखते हैं और फिर वो सारे उस अखबार के अंदर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ डुडुही जो होती है वॉशरूम में स्टेन अपना साफ कर रही होती है और सारा ध्यान उसका जंग जियू की बातों पे होता है। जब उसने उसको कहा था कि किसी भी इंसान ने मुझे आज तक नर्वस नहीं किया, और जब उसने उसको केक उसके ऊपर गिरने से बचाया था, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। उसको ऐसा फील होता है कि शायद जंग जियू उसको पसंद करता है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि वो भी उसको हल्का हल्का लाइक करना शुरू कर देती है। इतनी ज़्यादा खुश होती है कि ब्लश करना शुरू कर देती है और फिर अपने आप को कवर अप करने की कोशिश करती है मेकअप के साथ। और फिर एकदम से लिपस्टिक लगाते हुए अपने आप को रोक के कहती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसके लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। और फिर उसके पास जाती है फटाफट ये कहते हुए कि मैं इतनी भी रूड नहीं हूँ कि मैं तुमने मेरे लिए सब कुछ इतना तैयार किया है और मैं यहाँ से चली जाऊँ
केक देख के हैरान होती है कि केक तो सारा खराब हो चुका हुआ है। तो वो उसे कहता है कि पार्टी खत्म हो गई हुई है। वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, तुमने मेरी बर्थडे के लिए पार्टी सेलिब्रेट की थी और अब मेरे बगैर ही खत्म हो गई। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी बर्थडे के लिए सेलिब्रेट की थी, ये तो मैंने अपने लिए सब कुछ किया था। और उसे कहता है कि मैंने ट्रैश भी जो है ना रिसाइकल करना है, मैं तुमसे और डील नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो उसको जाने से पहले कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम मुझसे मिलना ना तो मुझसे पोलाइट तरीके से बात करना। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे बात करने से पहले रिक्वेस्ट तो इस्तेमाल करना चाहिए था वर्ड। तो कहती है मैंने रिक्वेस्ट नहीं की, ये मैंने वैसे ही कहा है। और वहां से गुस्से से चली जाती है। और जंग जीयू वॉशरूम में जाकर ख्याल आता है उसको न्यूज़पेपर देखता है तो उसमें तस्वीरें बनी हुई होती हैं इन लोगों की, वो कैद होते हैं और फिर उसको वॉशरूम में फेंक के चुटकी बजाकर मैजिक करता है। तो वो सारे लोग जो होते हैं वॉशरूम में सारे इकट्ठे फंसे हुए होते हैं, निकलने की कोशिश कर रहे होते मगर निकल नहीं पा रहे होते। वापिस जाते हुए डुडुही का मूड अपसेट होता है और सोचती है कि पता नहीं किस तरह से मैडम जो ने एक जग के साथ मेरा सेटअप करवा दिया। फिर डुडुही अपनी सेक्रेटरी से पूछती है कि जो हमारी कंपनी के अगेंस्ट एक आर्टिकल छपा था कि हमारी कंपनी के चिली जूस में नेचुरल शुगर की बजाय आर्टिफिशियल शुगर इस्तेमाल किया जाता है, तुमने पता लगाया कि उसके पीछे कौन है? वो कहती जी जी आप बिल्कुल सही थी, हमारी कंपनी के ही लोग शामिल हैं और उनका नाम है मिस नोसू। ये क्लोथिंग साइट से हैं और इनकी दोस्ती है जिन्होंने हमारी न्यूज़ छापी थी उनके हेड के साथ, और इन्होंने रिसेंटली ही एक फैशन शो अटेंड किया है। डूडू ही कहती है कि पता नहीं लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, हालांकि मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ पीस ही चाहती हूँ। कार स्टॉप होने पर डूडू ही एलईडी साइन पर मीरी ग्रुप का साइन देखकर हमें बताती है कि मीरी ग्रुप का शुमार कोरिया की टॉप 10 कंपनीज में होता है। कंपनी का होल्ड हासिल करने के लिए इंटरनल स्ट्रगल चल रही है। मीरे किंगडम जो है मैडम जो ने एस्टेब्लिश किया था, जो कि चेयरवुमन है और जिनका पूरा नाम जू च्योन सक है, और मैं उन्हें मैडम जो कहती हूँ। हमें 1 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है जिसमें मैडम जो की बर्थडे होती है और मैडम जो का बड़ा बेटा आता है। तो मैडम जो उससे पूछती है क्या तुम अभी भी शराब पीते हो बहुत ज्यादा? वो कहते हैं नहीं, 10 साल पहले तो मैंने छोड़ दी थी। उसकी बहू आती है जो अपनी आके सास की बहुत ही चाल पलोसियां करती है जिसपे वो कन्विंस नहीं होती। उन दोनों का एक बेटा होता है जो ज्यादा बोलता नहीं है। उसके बाद मैडम जो की बेटी आती है और उसके आगे से 2 ट्विंस बच्चे होते हैं और उसका हस्बैंड एक प्रोफेसर होता है। वो भी आके अपनी मदर की चाल पलोसियां करती है मगर उसकी मदर कन्विंस नहीं होती क्योंकि उनकी मदर किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करती। वहां पर मैडम जो के भाई का बेटा आता है जिसको मैडम जो अपने बिजनेस पार्टनर की तरह ट्रीट करती हैं। उनके भाई और भाभी विलेज में रहते हैं क्योंकि उनको वहीं रहना पसंद है। और फिर जब फैमिली ग्रुप पिक्चर खिंचवाने की बारी आती है तो सब लोग इंसिस्ट करते हैं मैडम जो को कि फैमिली तो यहाँ पे पूरी है, हम लोग लेट हो रहे हैं, तस्वीर खिंचवा लेते हैं। वो इंसिस्ट करती हैं कि वो डुडुही के बगैर तस्वीर नहीं खिंचवाएंगी। वो उठने ही लगती है वहाँ से तो डुडुही आती है और डुडुही बताती है हमें सबको कि किस तरह से वो सब लोग उसको स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट करते हैं और यही समझते हैं कि वो उनकी फैमिली के लिए एक वायरस है, और सब लोग झूठी स्माइल करते हैं उसके सामने। और फिर ये भी बताया जाता है कि किस तरह से इनसाइड जंग चल रही है कि कौन मीरे ग्रुप के चेयरमैन की पोजीशन हासिल करेगा। जब दावेदार मिल जाएगा तो फिर एक और नई जंग शुरू हो जाएगी। हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। डुडुही को कॉल आती है एक अननोन नंबर से और सामने वाला इंसान बताता है कि वो हेड ऑफ मरीन ग्रुप की फाइनेंशियल टीम से चा ताईजुन बोल रहा है और बताता है कि उसके पास एक बहुत ही पावरफुल इंफॉर्मेशन है। वो इतनी पावरफुल है कि वो उसको मरीन ग्रुप की चेयरवुमन बना सकती है। वो पूछती है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर किस तरह से आया? तो वो उसे बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन इतनी प्राइसलेस है, आप इसके बारे में सोचकर मुझसे कांटेक्ट करिएगा। फोन बंद होने के बाद वो कहती है कि पता नहीं हर कोई क्यों मुझे घसीटने की कोशिश लगा रहता है इस डॉग फाइट में, हालांकि मैं तो अपनी जिंदगी पीसफुल तरीके से गुजारना चाहती हूँ। और अपनी सेक्रेटरी को कहती है कि तुम मिसेस दू स्वान की शेड्यूल के मुतालिक पता करो। और उसे मैसेज आता है मैडम जो का, पढ़कर वो परेशानी में हॉस्पिटल जाती है। मैडम जो को बेहोश देखकर परेशान होती है और रोते हुए कहती है कि आप मुझे अकेला छोड़ के मत जाएं। मैडम जो उठते हुए उसे कहती है तुम्हें क्या हुआ है, और वो नाराज होते हुए कहती है कि ये क्या था। फिर उसे सरप्राइज देती है उसके बर्थडे के केक का, जिसपे वो कहती है कि आपको पता है ना कि मैं अपनी बर्थडे नहीं मनाती। तो वो उसे कहती है कि मैं बूढ़ी हो चुकी हुई हूँ, मेरे मरने के बाद तुम्हारे पास मेरी कोई मेमोरीज तो होनी चाहिए ना। तो वो उसे कहती है हाँ जी, पूरी लाइफ मेरी भरी पड़ी है। और फिर हमें पास्ट के वो सीन्स दिखाए जाते हैं कि किस तरह से मैडम जो उसे प्यार करती थी और उसको फील ना हो वो एक यतीम है। उसके कॉलेज के फर्स्ट डे में वो कार में चली गई बड़ी वाली उसको विश करने के लिए, जिससे वो इतनी एम्बेरस हुई कि अपना कॉलेज छोड़ के ही चली गई। और उसके कॉलेज की बॉयफ्रेंड की वाइब्स उनको अच्छी नहीं लगती थी। इस वजह से मैडम जो ने उसको पैसों का लालच देके उसे पीछे हटा दिया और बाद में वो गिफ्ट वाउचर्स निकले। उसके बाद वो उससे पूछती है उसकी डेट के मुतालिक, तो वो कहती है कि डेट तो ठीक नहीं थी,
और वो उसे कहती है कि तुम्हें तो उसकी लुक्स की बजाय उसके किरदार की तरफ ध्यान देना चाहिए था। तो वो बताती है कि उसके पास तो सिर्फ लुक्स ही थी, और तस्वीर देखने पे उनको पता चलता है कि वो तो गलत जगह चली गई थी। और सेक्रेटरी आके बताती है कि मैच मेकर पर्सन ने उनको गलत होटल का एड्रेस दे दिया था। जंग जी यौन अपनी कंपनी में बैठा हुआ होता है, उसको कॉल आती है डुडुही की सेक्रेटरी की तरफ से, ये कहते हुए कि हमने गलती से आपके मील में इंटरप्शन की, इसलिए हम आपको खाने की ऑफर करते हैं। तो वो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है और फोन बंद कर देता है। तो डुडुही कहती है लगता है ये हर एक के साथ ही रूट रहता है। मैडम जो उसको कहती है कि मैं तुम्हें एक और डेट के लिए सेटअप करवाती हूँ। तो वो कहती है मैंने अभी किसी और डेट पे नहीं जाना, अभी मैं बहुत यंग हूँ। तो वो कहती है कि तुम 28 की हो गई हुई हो और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम 40 की हो जाओगी, और मैं चाहती हूँ कि तुम अकेले ना रहो, मेरे मरने के बाद तुम्हारे साथ कोई तो हो जो तुम्हें सपोर्ट कर सके। उसे ये भी कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि कौन तुम्हारे पीठ पीछे वार कर दे। तो वो कहती है कि आपने तो मुझे कहा था कि किसी पे ट्रस्ट ही ना करूं। वो कहती है बात ठीक है, मगर तुम्हारा पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिस पे तुम आराम से ट्रस्ट कर सको और जो तुम पे भी ट्रस्ट करे। उसे 2 रिंग्स देते हुए कहती हैं कि तुम एक रिंग अपने पार्टनर को पहनाना, और उसके बर्थडे के केक को कैंडल रखते हुए कहती हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स को मरे हुए 20 साल हो चुके हुए हैं और तुम उनकी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट नहीं करती, तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी बर्थडे ही मना लो। और मैडम जो की ख्वाहिश पे वो बर्थडे केक की कैंडल को ब्लो करती है और वो उसे न्यू डेट पे सेट करने लगती है। तो वो वहां से कह के भाग जाती है, वो बहुत बिजी है। जंग जी यौन अपनी कंपनी में होता है और अपने बटलर को कहता है कि मेरा बहुत ही मूड खराब है क्योंकि आज मैं केक नहीं खा पाया। वो वजह पूछता है तो वो बताता है कि वो ऑक्यूपाइड था डेट के लिए। तो वहां पे डांस करती हुई एक आर्टिस्ट होती है, वो सुन लेती है और चीख के कहती है कि कौन सी लड़की के साथ तुम डेट करने गए थे, तुमने क्या किया उसके साथ। तो वो घबराते हुए वहां से बहाना लगा के भाग जाता है और वो लड़की चीखना शुरू कर देती है। डुडुही की सेक्रेटरी आके उसको बताती है कि मुझे मिस दू स्वान के शेड्यूल के मुतालिक पता चल चुका है, वो फलां होटल में है। डुडुही कहती है कि ठीक है, तो मुझे चाबी दे दो, आज मैं वहां पर अकेले ही जाऊंगी। वो उसको चाबी दे देती है। डुडुही बहुत ही हैरान होते हुए कहती है कि बड़ी हैरत की बात है, तुमने आराम से मुझे चाबी दे दी और अकेले जाने भी दे रही हो, तुम तो कभी मेरी बात ही नहीं मानती। वो कहती है कि नहीं, मैं तो हमेशा ही आपकी बात मानती हूँ। फिर डुडुही उसको ऑफर करती है कि अगर तुम चाहो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकती हूँ। तो वो उसे मना करते हुए कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। डुडुही कहती है तुम एक बंद किताब की तरह हूँ, तुम्हारे बारे में जानना इतना आसान नहीं है। चार ताइजुम दिखाया जाता है जो अपने आप से बातें करते हुए कह रहा होता है कि पता नहीं अभी तक कॉल नहीं आई डुडुही की, और ये भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन्फॉर्मेशन तुम्हें ही सेल करूंगा, मैं तो डुडुही को भी सेल कर सकता हूँ। वहां पे सफाई के नाम से एक बंदा आता है और मौका निकाल के उस पर जानलेवा हमला करता है। जंग जीजू अपने ऑफिस से बैठा हुआ होता है और मैजिकल तरीके से काम कर रहा होता है और मैजिकल तरीके से बर्ड भी बनाता है। वहां पे गुस्से में एंटर होती है वही आर्टिस्ट सिंगर जिसका नाम होता है जिन गायंग, और वो अपने आप को बियोंसे ऑफ कोरियन ट्रेडिशनल डांस कहती है। उसका बटलर वही इंसान होता है जिसके साथ जंग जी यौ ने पास में कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब उसका सेकंड जन्म था। जिन गायंग जो होती है वो उसकी खूबसूरती की बहुत बड़ी फैन होती है, जिसकी वजह से वो उसकी कंपनी में काम कर रही होती है। जब वो दोनों उससे पूछते हैं कि उसको इमोर्टल होके कैसा फील होता है, तो वो बहुत ही एक्साइटेड होके बताता है कि उसको सब कुछ बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही अच्छा लगता है और उसकी आखिरी ख्वाहिश यही है कि वो हमेशा से इसी तरह रहे। डुडुही जब होटल जाकर पता करती है दो स्वान का, तो उसे पता चलता है वो ऑलरेडी चेकआउट कर चुकी हुई है। बीच पर जाती है और जाकर वहां पर अपनी पास्ट की वो मेमोरीज याद करती है जब वो अपने पेरेंट्स के साथ वहां पर आई थी और उसने काफी ज्यादा एंजॉय किया था। वो सारी मेमोरीज याद करते हुए इमोशनल हो जाती है। जंग जी यू बहुत ही ऊंची जगह पे बैठा हुआ होता है, वहां पे बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आ रहा होता है, और दूसरी तरफ डुडुही बैठी हुई होती है बीच पर और अपने आप से ही बातें करते हुए कहती है कि फाइनली मेरी कर्स्ड बर्थडे का दिन ओवर हो गया। उसके बर्थडे वाले दिन ही उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी और ड्रंक होती है। उसके पास कोई आदमी आता है और उससे कहता है कि एक्सक्यूज मी, आपने क्या एक ड्राइवर हायर किया था? वो कहती है जी, और इस तरह से वो उसके साथ गाड़ी में बैठ के जा रही होती है। गाड़ी में बैठते हुए उसको मैसेज आता है कि आपका ड्राइवर आपसे 17 मिनट के फासले पर है, जिसपे वो अलर्ट हो जाती है और उसको पता चल जाता है कि वो खतरे में है। ड्राइवर को देखती है तो उसकी बैक पे एक ब्लड का मार्क होता है और हमें दिखाया जाता है रास्ते में जो ड्राइवर था उसको फांसी देके मार दिया गया। डुडुही ड्राइवर से पूछती है कि तुम्हें किसने भेजा है? वो कहता है गलत सवाल, तुम्हें तो ये जानना चाहिए था कि तुम क्यों मर रही हो, और उस पर हमला करता है। वो भी फाइट बैक करके अपना बचाव करने की कोशिश करती है। उसके मुंह पे रुमाल रखे हुए वो बोलता है कि तुम ना जू चौन सक की वजह से मर रही हो। वो बेहोश हो जाती है। बेसिकली वो प्रिटेंड करवाती है और जब उसको पर हमला करने के लिए आता है तो उसको पंच मारकर मौका निकाल के वहां से बाहर भागती है।
जंग जीवॉन खड़ा हुआ होता है और कहता है कि आज मेरा शिकार किधर है, कोई बेचारा मजबूर अकेला इंसान जो बिल्कुल डरा हुआ हो और हेसिटेट ना करे मेरा हाथ पकड़ने में, और अपने मैजिक के जरिए कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। डुडुही भाग रही होती है, धुंध में आते हुए देखती है किसी इंसान को तो मदद मांगती है। करीब आने पे शॉक्ड होती है क्योंकि सामने जंग जीवॉन होता है और सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये इस आदमी के साथ मिला हुआ है। फिर कहती नहीं नहीं, ये इसके साथ मिला हुआ नहीं हो सकता। फिर वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी धुंध में गिरी हुई है, मुझे पता ही नहीं है कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन, क्या सारे ही मेरे दुश्मन हैं। फिर वो सोचती है कि जब मैं कोई भी फैसला नहीं कर पा रही और किसी पे यकीन नहीं कर पा रही तो बेहतर है कि मैं अपने ऊपर ट्रस्ट करूं, और वो जंग जीवॉन के पास जाकर उससे मदद मांगती है। तो वो उसे कहता है क्या तुम अब की दफ़ा मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो। वो कहती है जी जी मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप मेरी मदद करें। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी पड़ेगी। तो वो कहती है कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि वो आदमी छुरा लेके मुझे मारने के लिए खड़ा हुआ है। तो वो उससे कहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती, तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी पड़ेगी। तो वो कहती है कि तुम मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा चाय पर, इस तरह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो वो कहती है कि मैं पागल नहीं होंगी कि मैं बगैर इन्फॉर्मेशन हासिल किए तुम्हारे साथ डील कर लूँ। वो कहता है चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। फिर वो उसको रोकते हुए कहती है कि चलो ठीक है, मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ डील साइन कर रही हूँ, तुम मेरी मदद करो। वो उसको कहता है कि वैसे तो मैं पागल नहीं हूँ जो बगैर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मगर मैं क्या करूँ, मुझे आदमी मुझे बहुत ही क्रीप आउट कर रहा है। और उसकी तरफ जाता है तो डुडुही वहां से मौका निकाल के गाड़ी में जाके बैठती है और कोशिश करती है वहां से जाने की, और वो बहुत ही डर जाती है जब गिरता है उसके शीशे के ऊपर आके वो ड्राइवर, और देखती है जंग जीवॉन की आंखें रेड, तो वहां से परेशान होकर घबरा कर जाके छुप जाती है। जंग जीवॉन उसकी तरफ आता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी मेरे साथ डील हुई थी। उसका हाथ डरते हुए पकड़ती है और उसके हाथ का मैजिक जो है वो ऑन होना शुरू हो जाता है। एकदम से लाइट चमकती है और वहां पर वो पागल ड्राइवर जो है उनकी तरफ मारने के लिए बढ़ता है। तो जंग जीवॉन अपने मैजिक से रोकने की कोशिश करता है मगर वो कुछ कर नहीं पाता, उसको समझ नहीं आती, और डुडुही नीचे पानी में गिरने लगती है और वो भी उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए जाता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। डुडुही को होश आता है, वो ऊपर जाती है, फिर वो नीचे देखकर डूबते हुए जंग जीवॉन को उसको पकड़ने के लिए आती है। जब डुडुही जंग जीवॉन को पानी में खींच रही होती है उसकी जान बचाने के लिए, कहती है कि अगर मैंने इसको बचाया तो मुझे लगता है मैं खुद जिंदा नहीं बच पाऊंगी। तो उसके हाथ का निशान गायब होना शुरू हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है पानी में। और जब डुडुही की आंख खुलती है तो वहां पर जंग जीवॉन खड़ा हुआ होता है अपना हाथ पकड़ते हुए, उसके हाथ में निशान नहीं होता और कहता है कि इट्स गॉन। परेशान होता है, वहां पर डुडुही आके उसको कहती है कि हमने फाइनली मैनेज कर लिया जिंदा बच के बाहर निकलने का। सर उसका चकराता है, सर पे हाथ रखती है और कहती है कि मैं तो समझी थी कि मैं मरने ही वाली हूँ। तो उसके हाथ को पकड़ता है एकदम से और देखते हैं हम कि उसके हाथ का निशान उसके हाथ पे चला गया है, जिसपे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। उसके हाथ का निशान चमकता है और ऊपर उनके पानी का एक सीन क्रिएट होता है जो काफी खूबसूरत लगता है। डुडुही जंग जीवॉन को कहती है कि तुम क्या हो, तुम कहाँ से आए हो। तो जंग जीवॉन उसको कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, और वो एकदम से बेहोश हो जाती है। और हमें थोड़े से पास का सीन दिखाया जाता है जब डुडुही इसको खींच रही थी पानी में जंग जीवॉन को, तो उसके जो हाथ का निशान था गायब होने के बाद डुडुही के हाथ पे बन गया और वो वहां पर बेहोश हो गई। डुडुही की आंख खुलती है हॉस्पिटल में और वो कहती है कि मैं बहुत ही बुरा नाइटमेयर देख रही थी। तो जंग जीवॉन उसकी केयर करते हुए और उसका पसीना पोंछते हुए कहता है किस बारे में था वो, तुम तो पूरी पसीने से भर गई हुई हो, मुझे खुशी है कि तुम जाग गई, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तो फिर वो कहती है कि क्या मैं अभी तक नाइटमेयर देख रही हूँ। वो कहता है नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारा नाइटमेयर खत्म हो चुका हुआ है। फिर सेक्रेटरी उसको बताती है कि उसकी कॉल पर वो उसको यहाँ हॉस्पिटल ले आई थी। तो वो कहती है हॉस्पिटल, क्या मुझे चोट लगी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं इन सब चीजों के लिए, मुझे कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए। तो सेक्रेटरी कहती है कि तकरीबन आपको 5 आवर्स 38 मिनट हो चुके हुए, आप डीप स्लीप में सोई हुई थी। फिर जग जीवॉन उसकी फिक्र करते हुए कहता है तुम्हें ठीक फील हो रहा है, तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे, तुम्हें ऐसा तो नहीं फील हो रहा कि तुम्हारा हाथ नहीं हिल रहा या तुम्हें कुछ चीज बॉदर कर रही हो। तो वो उससे कहती है झिझकते हुए कि तुम इतनी वियर्ड एक्टिंग क्यों कर रहे हो। वो उसे कहता है कि तुम आराम से लेट जाओ, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वैसे तो डॉक्टर ने कहा कि तुम ठीक हो। तो सेक्रेटरी कि मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ, ये कह के चली जाती है। तो जंग जीवॉन कहता है क्या। तो वो उसे कहती कि वही ना, तुम क्या करना चाह रहे थे। तो वो जोर से रुमाल फेंकता है और उसे कहते कि तुम्हारा क्या मतलब था। तो वो उसे कहती कि वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ ना, तुम क्या चाह रहे हो, तुम तो जरूरत से ज्यादा ही जेंटल और थॉटफुल हो रहे थे। तो वो उसे कहते तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं लोगों को ये बताता फिरूं कि मैं तुम्हारा एक्स हूँ और तुम्हारी जो रिक्वेस्ट पे मैं तुम्हारे साथ इतना पोलाइट हो रहा था। तो कहती कि इस तरह तो लोगों को लगेगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं।
तो वो उससे कहते क्या तुम्हें इस चीज से कोई खुशी मिलती है? तो कहती छोड़ो, अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि उस कार वाले का क्या बना? तो वो कहता है कि वो भी पकड़ा ही जाएगा क्योंकि पुलिस को मैंने सारी उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी हुई है, अब पकड़ना उसको कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फिर उसकी तरफ कीन तरीके से देखते हुए कहता है कि तुम पूरा श्योर हो कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम कोई तुम्हें दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा? तो वो उसे कहती है कि बस मेरी पूरी बॉडी दुख रही है, इसके अलावा तो मैं ठीक हूँ। उसकी तरफ हैरान होते हुए देख के कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हो। तो वो उसे कहते हैं अनफॉर्चुनेटली मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था यहाँ पर। और उसके हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तो वो अपने हाथ की तरफ देख के कहती है ये टैटू टैटू स्टिकर मेरे हाथ पे किस तरह से आया? तो वो कहता है टैटू स्टिकर? कहती है टैकी सी चीज मेरे हाथ पे क्या कर रही है? तो वो उसके पास आके उसको रोकता है, वो उसको रब कर रही होती है। तो वो उसे कहती तुम इस तरह क्या कर रही, तुम इसको खराब कर दोगी। फिर डुडू ही कहती है नहीं नहीं, क्या ये असल टैटू है? आखिर रात को हुआ क्या था? उसे फिर कुछ रात के सीन्स याद आते हैं, जंग जी वॉन के, जब वो आंखें उसकी रेड थी और जब पानी उनके ऊपर हो रहा था तो उसको ऐसे फील होता है कि शायद वो ड्रंक बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से इसको सारा कुछ थोड़ा थोड़ा गलत याद है। तो वो उससे कहती है कि तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था, लगता है रात को जाके मैंने टैटू बनवा लिया, मैं जाके इसको फिनिश करवा देती हूँ। जंग जी वॉन परेशानी में उसकी तरफ भागते हुए आके कहता है नो लेजर ओवर माई डेड बॉडी। तो वो कहती है कि तुम कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मेरा जिस्म, मेरा हाथ, मैं जो मर्जी करूँ मैं इसमें टैटू बनवाऊं, मैं इसको टैटू को चेंज करवाऊं, तुम कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? तो वो कहते हैं अगर तुमने इस तरह किया ना तुम पछताओगी फिर। तो वो उसे कहती है कि मेरी रिस्ट है। तो वो उसे कहता है कि मेरा टैटू है। फिर वो कहती है तुम क्या फजूल बातें कर रहे हो? तो वो उसे कहता है कि बेशक ये तुम्हारी रिस्ट है मगर इसमें जो टैटू बना हुआ है वो मेरा है और पता नहीं किस अननोन रीजन की वजह से ये तुम्हारे पास चला गया है। तो कहती तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं? तो वो कहती मुझे छोड़ो। वो कहता नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे नहीं पता तुम आगे जाके क्या करोगी इसके साथ, मैं तुम्हें नहीं कहीं छोड़ जाने दूंगा। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। मैं तो 1 2 3 उसका हाथ उठाती है मारने के लिए, मगर उसके हाथ में कलाई पकड़ी होती है उसने निशान के ऊपर, यंग जी वॉन ने। तो वो अपना हाथ हिलाने की कोशिश करती है तो मूव नहीं हो रहा होता। वो कहती है पता नहीं मेरा हाथ क्यों नहीं मूव हो रहा। वो सब कुछ देख रहा होता है, एकदम से वो उसकी कलाई से अपना हाथ उठाता है, उसका थप्पड़ जोर से उसको पड़ता है और वो उड़ के नीचे जाता है। और वो कहती है कि है ये मेरे से कैसे हो गया, मैंने तो सिर्फ अपना हाथ मूव करने की कोशिश की थी। तो वो कहता है मुझे तो पहले ही पता था, नहीं मेरा तुम्हें जोर से मारने का कोई इरादा नहीं था ऐसा। फिर आगे से गुस्से में कहता है उसको कि हाउ डेयर यू, एक तो तुमने मेरा चोरी किया और मैंने तुम्हारी रात को जान नहीं बचाई थी, मुझे चाहिए था कि मैं तुम्हें वहीं पे मरने के लिए छोड़ देता, मैं तो पागल था तुम्हें बचाने के लिए वहां पे आ गया। तो वो उसे कहती है कि ये लाइन मेरी नहीं होनी चाहिए थी, मैंने तुम्हें रात को डूबने से बचाया, मुझे चाहिए था मैं तुम्हें वहीं पे मछलियों के पास छोड़ देती ताकि वो तुम्हें खा जाती, मैंने तुम्हारी जान बचाई और उल्टा तुम मेरे टैटू छीनने पे भी लगे हुए हो। तो वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो वहां पर डॉक्टर आ जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं आप कैसी हैं? तो जंग जी वॉन कहता है कि डॉक्टर आप प्लीज मुझे देखेंगे एक दफा। तो डुडू ही को गुस्सा चढ़ता है और कहती है कि मैं ना इस वक्त बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। डॉक्टर इसको चेकअप करते हैं और इस दौरान जंग जी वॉन कहता है कि डॉक्टर ये ठीक तो नहीं होंगी ना आपके ख्याल से? नहीं नहीं मेरा मतलब है कि बिल्कुल ठीक होंगी ना। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं इनके ये बिल्कुल ठीक ठाक है, इनमें कोई भी थकावट के असरात नहीं है। तो वो कहता है क्या? और फिर वो कहती है कि डॉक्टर मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है कि मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है। डुडू ही को गुस्सा चढ़ा होता है जंग जी वॉन पे, उसकी सेक्रेटरी कवर अप करते हुए डॉक्टर को कहती है कि डॉक्टर आप प्लीज माइंड ना करिएगा, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी की मालिक है और ये आमतौर पे अपना टफ टाइम में भी अपना ह्यूमर नहीं छोड़ती। हॉस्पिटल रूम में मिस्टर पार्क सार्जेंट एंटर होते हैं जो इस केस के इंचार्ज होते हैं और जंग जी वॉन को देखकर कहते हैं क्या आप अभी तक यहीं पर ही है? वो कहते हैं जी जी मैं चेक करना चाह रहा था कि हर चीज़ ओके हो। और उसका सारा ध्यान जो होता है ना डुडू ही की तरफ ही होता है। डुडू ही कहती है कि अब आपने चेक कर लिया हुआ है ना कि मैं ठीक हूँ, तो अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तो उसकी सेक्रेटरी कहती है कि मैंने ना हर एक से कह दिया है कि इस एक्सीडेंट के मुतालिक किसी को कुछ ना पता चले, इवन कि हमने ये बात मैडम जो से भी छुपा के रखनी है। तो वो एग्री करती है। जंगजी बॉन को देखते हुए डुडू ही की तरफ बार बार तो सार्जेंट कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप दोनों ब्लाइंड डेट पे मिले थे, तो मे भी शायद आप दोनों शादी कर लें अब। तो दोनों एक साथ बोलते हैं नहीं। डुडू ही कहती है मेरा तो शादी करने का कोई इरादा नहीं है और जंगजी वॉन कहते हैं कि मैं तो सारी उम्र सिंगल ही रहूंगा। जंगजी वॉन के फोन पर अलार्म बजता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी का। तो वो कहता है मुझे कहीं जाना है और डूही को झूठ मूठ में कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और उसे वॉर्न करता है तरीके से ये कहते हुए कि तुम अपने हाथ को ना हमारी अगली मुलाकात तक लेजर से जरा दूर ही रखना। जंग जी वॉन अपने ऑफिस में एंटर होता है, अपने बटलर को देखता है उसके ऑफिस में उसकी डीमन की किताब पढ़ते हुए। उसका बटलर छुपाता है उसे और उसकी तरफ आता है उसे लेने के लिए, तो वो भागते हुए उसकी किताब पढ़ना शुरू कर देता है कि अगर डीमन एक नई डील नहीं कर पाता ना, या फिर किसी भी इंसान की डील एक्सपायर होने के बाद उसकी सोल को टाइम से नहीं कलेक्ट कर पाता, तो उस डीमन को अचानक से आग लगना शुरू हो जाती है।
जंग जी वॉन उसे किताब लेते हुए कहता है कि तुम्हें मैंने कितनी दफा मना किया कि तुम मेरी चीजों को मत छेड़ा करो। तो वो उसे कहता है क्या मैं आपका एम्प्लॉय तो नहीं हूँ, सिर्फ मैं आपका फैमिली की तरह हूँ, क्या मैं ये भी नहीं जान सकता कि आपकी किताब में आपके मुतालिक क्या लिखा हुआ है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा है। फिर बातों ही बातों में उसके मुंह से निकल जाता है कि ये डीमन वाली किताब है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है डीमन के मुतालिक, जिसपे वो उसको मना करता है सख्ती से कि तुम इस बारे में किसी को कुछ ना बताना, और अपनी किताब को सेफ में रख लेता है। फिर उसका बटलर उसे कहता है कि कितनी डरावनी बात है कि आप जल जाएंगे, आपको कितनी जल्दी चाहिए होती है एक सोल, महीने में कि हफ्ते में चाहिए होती है आपको एक डील। तो वो उसे कहता है मुझे नहीं पता, तभी तो मैं इतना एंशियस होके काम करता हूँ। फिर जंग जीवॉन चिढ़ के कहता है अपने बटलर को कि तुम जाओ और इस वुमेन के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा के लाओ, मुझे ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पास्ट रिलेशनशिप, उसके खाना पीना, उसका ब्लड टाइप, उसकी फैमिली। तो वो कहता है कि आपको इस औरत के मुतालिक इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। वो उसे कहता है इसने कुछ चुराया है। तो वो उसे कहता है क्या इसने आपका दिल चुराया है। तो वो उसे कहता है तुम इन बातों को छोड़ो और जो तुम्हें मैंने काम कहा है तुम वो करो। और फिर उसे बातचीत में ये भी पता चल जाता है कि उसके हाथ का निशान नहीं है। जब वो उसे पूछता है तो वो टाल मटोल करता है और फिर वो चेक करने के लिए उसकी पावर्स उस पर पानी फेंकता है, जिससे प्रूफ हो जाता है कि उसकी पावर्स जा चुकी हुई है। फिर वो उसे बताता है कि उसकी पावर्स जो थी अननोन तरीके से डुडुही के पास चली गई, और वो वहां से जाने लगता है ये कहते हुए कि मुझे जाके एक्सपायरी डील कलेक्ट करनी है। तो वो जब उसे कहता है कि आपके पास तो आपकी पावर्स ही नहीं है, तो वो उसे कहता है कि इसमें कौन सी ऐसी परेशानी की बात है, 200 साल से मैं डीमन हूँ, सोल कलेक्ट करना तो मेरे लिए एक च्युइंगम खाने के बराबर है। मगर जब वो वहां पे जाता है तो अच्छी खासी मार खाता है। असल में जिसकी उसने सोल कलेक्ट करनी होती है वो एक स्पोर्ट्समैन होता है, वो अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी खूब पिटाई करता है, फाइट बैक तो वो भी करता है मगर वो कामयाब नहीं हो पाता और वहां से भागता है। जंग जीवन वहां से जाते हुए कहता है तुम तैयार रहना, मैं वापस आके तुम्हें मजा चखाऊंगा। टुटुही खड़ी हुई होती है, उसकी सेक्रेटरी आके उसको बताती है कि जो आपकी पुरानी कार थी डैमेज हुई हुई, उसको मैंने खत्म करवा दिया हुआ है और आपकी नई कार जो है वो रेडी हो गई हुई है। सोचते हुए कहती है जो जंग जीवन था वो अचानक से उस सड़क पे आ गया, रेस्टोरेंट में भी अकेला बैठा खाना खा रहा था, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, जरूर उसका कोई ना कोई मकसद होगा, ये को इंसिडेंस नहीं हो सकता। सेक्रेटरी बोल पड़ती है ये आपका नसीब ना हो। तो वो उसे कहती तुम कब से इतनी रोमांटिक हो गई। फिर डुडू ही कहती है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि वो मेरे गिर्द ना किसी मकसद के लिए मंडला रहा है, किसी चीज़ के इंतजार में है, राइट मोमेंट के। तो फिर वो बताती है उसको कि उसने मेरे मरने के टाइम भी एक डील की बात की थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई डील करना चाहता है, मगर मुझे नहीं ऐसा लगता उसकी हरकतों से कि वो डील जो है वो हमारे किसी काम आएगी। जब डुडू ही अपनी सेक्रेटरी से टैबलेट लेती है तो उसकी सेक्रेटरी कहती है कि क्या आपने टैटू बनवा लिया। तो वो कहती है कि मुझे ना ड्रिंकिंग क्विट करनी पड़ेगी। आर्टिकल देखते हुए कहती है कि हमारे शुगर आर्टिकल को छपे हुए सिर्फ अभी 24 घंटे ही हुए हैं और हमारे स्टॉक्स 10% गिर भी गए। उसकी सेक्रेटरी कहती है क्या अब आप ऑफिस चलेंगी। वो पास की बातें सोचती है जब उसको क्रिमिनल मारते हुए कह रहा था कि तुम ना अपनी मैडम जो की वजह से मारी जा रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं पहले चाहूंगी कि मैं मैडम जो से मिलूं। दूसरी तरफ सार्जेंट का जूनियर प्रिंटर के जरिए रिसीव करता है तस्वीर उस साइको किलर की, सार्जेंट को दिखाता है। तो सार्जेंट कहता है कि देखो अब हम इस तस्वीर और इन डिटेल्स की वजह से उस साइको किलर को जल्दी ही पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ हमें वो साइको किलर दिखाया जाता है जो अपना मास्क उतारता है, तो हमें पता चलता है कि उसका फेस चेंज है। वहां पे और भी लोगों की तस्वीरों पर रेड मार्क लगा हुआ होता है, थोड़ा पागलों की तरह बिहेव करता है वो। और फिर डुडुही की तस्वीर को देखते हुए वियर्ड तरीके से बिहेव करते हुए उसकी तस्वीर लगाता है। बाहर दरवाजा नॉक होता है, दरवाजा जाके खोलता है वो, तो उस बिल्डिंग का ओनर उसे सवालात करते हुए कहता है कि तुम्हारी कंपनी के बाहर कोई आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, किराया तो वैसे मुझे टाइम से मिल जाता है, मुझे तुम्हारे डायरेक्टर से मिलना है। वो कहता है डायरेक्टर यहाँ पे नहीं है। दरवाजा बंद करने लगता है तो वो उसे मुख्तलिफ सवालात करता है ये कहते हुए कि तुम मुझे जाने पहचाने लग रहे हो। वो कहता है मैं एक्टर हूँ। जब उसके हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हाथ पे खून लगा हुआ है, तो वो कह देता है कि ये स्पेशल इफेक्ट्स हैं। फिर उसका साइकोपन एक्टिव होता है और वो उसे कहता है हमारी बिल्डिंग की छत पर लीकेज हो रही है। तो वो उसको अंदर बुलाता है और उसका इरादा अच्छा नहीं लगता और दरवाजा बंद हो जाता है। डुडू ही हॉस्पिटल जाती है मैडम जो से मिलने के लिए, तो वो वहाँ पे रेडी हुई होती है वहाँ से जाने के लिए। वो कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो वो कहती है तुम बिजी नहीं हो। फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हारे आर्टिकल के मुतालिक पढ़ा है, तुम्हें काफी नुकसान हुआ है, तुम्हें पता चला वो कौन है। तो वो झूठ बोलते हुए कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता और आप परेशान ना हो, मैं सब कुछ अपने तरीके से हैंडल कर लूंगी। बात करने लगती है जिस काम के लिए वो आई थी, तो वहां पे डॉक्टर्स आ जाते हैं, बात वो नहीं कर पाती। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बैठी हुई है मैडम जो के ग्रीन एरिया में, और मैडम जो परेशान होते हुए कहती है कि मेरे जाने के बाद सारे मेरे पौधे मुरझा गए हैं। वो कहती है आपको ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है, आप आराम क्यों नहीं करती, पहले ही आपकी नी पे चोट लगी हुई है। वो कहती है कि मैं फारिग बैठना नहीं चाहती, अगर मैं फारिग बैठ गई ना तो मैं बिल्कुल ही बेकार हो जाऊंगी। फिर डुडू ही उनकी हेल्प करवाना शुरू कर
देती है। वो उसको मना करते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। फिर डुडुही हेजिटेट होते हुए बात करने लगती है, तो वो उसे कहती है तुम हेजिटेट ना हो, जो तुमने बात करनी है करो। फिर कहती है कि आप मेरे साथ बिल्कुल ऑनेस्ट हैं। वो कहती है तुम्हें पता है ना कि मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, मैं ऑनेस्ट होना तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। वो कहती है मैडम जो, मैं आपसे मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ, क्या आप मेरे साथ ऑनेस्ट हैं? तो वो कहती है कि हाँ, तुम पूछो तुम्हें क्या पूछना है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ। वो कहती है कि क्या आपने मुझसे कोई बात तो नहीं छुपाई? वो कहती नहीं, अपनी आंखें चुराते हुए। और फिर वो कहती है चले मैं आपकी बात पे यकीन रखती हूँ, मेरी दुनिया तो सिर्फ आप ही है और दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रस्ट तो मैं आप पे ही करती हूँ। वो कहती है तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? वो कहती है नहीं, बस मैं वैसे ही क्यूरियस हो रही थी। वो कहती तुम तो बिल्कुल सिली हो। वहां पर मैडम जो के भाई का बेटा जूसा खान आता है और कहता है कि अभी तो आप डिस्चार्ज हुई थी और आपने काम भी शुरू कर दिया। तो डुडुही कहती है कि मैं भी इनको मना कर रही हूँ काम करने से। तो वो कहती है कि मैं अपने बच्चों की परवरिश करने में नाकामयाब होगी, प्लांट्स मेरी आखिरी होप है। वो कहता है अब तो वो काफी बेहतर बिहेव कर रही हैं। तो वो कहती है अब तो उनकी उम्र हो गई है, अब तो उन्होंने ऐसा करना ही है। रिपोर्ट देखने के बाद वो उसे वापस करती हैं। तो वो कहता है कि मैंने इतनी मेहनत की है, कम से कम आप मेरी तारीफ ही कर दें। तो वो कहती है क्या इसकी जरूरत है? डुडुही कहती है कि अब मैं चलती हूँ। उसको जाता देखकर कहता है मैं भी चलता हूँ। तो मैडम जो कहती तुम अभी तो यहाँ पे आए थे। तो वो कहता है नहीं, मुझे जाकर आपकी दौलत बढ़ानी है ना। तो वो जब देखती हैं कि वो बहुत इंटेंशन दे रहा है डुडुही की तरफ, तो मशवरा देते हुए कहती हैं तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? तो वो हैरान होता है कहते हुए सॉरी। तो डुडुही कहती है आप कैसी अजीब बातें कर रही हैं? तो मैडम जो कहती है इसमें अजीब क्या है? तो डुडुही जूसा खान को एक्सक्यूज करते हुए कहती है कि आजकल मैडम जो के सर पे मेरी शादी का भूत सवार हुआ है। और वहां से जाने लगती है तो वो भी उसके पीछे चलता है। फिर वो पूछती है उससे कि तुम यहाँ पर तो अपनी गाड़ी में आए हो कि ड्राइव करके? वो अपनी गाड़ी की चाबी छुपाते हुए झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं, मैं टैक्सी में आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी गाड़ी ड्राइव करूंगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जूसा खान गाड़ी तो ड्राइव कर रहा है मगर उसका मूड अच्छा नहीं है। डुडुही जब उसे पूछती है कि तुम्हें कोई चीज बॉदर तो नहीं कर रही, तो वो झूठ बोलते हुए कह देता है कि सब कुछ ठीक है। हालांकि वहां पर सेक्रेटरी के होने से उसको अच्छा नहीं लग रहा होता। सेक्रेटरी डुडुही को बताती है कि उसने जंग जी हॉन और उसके डिनर का बिल पे कर दिया है। वो कहती है कि वैसे भी मुझे लगता था कि मैं उसकी कर्जदार हूँ। जब वो उनकी बातों के मुतालिक पूछता है तो वो उसको बताती है कि ये उसकी ब्लाइंड डेट थी, जिस पर शॉक्ड होने के बाद गाड़ी रोकता है और सेक्रेटरी के नाक पे चोट लग जाती है। हम नेक्स्ट में देखते हैं कि सेक्रेटरी मूड ऑफ करके गाड़ी ड्राइव कर रही है। जू सक हुन जो है वो पीछे बैठा हुआ है, सॉरी कर रहा होता है अपने मिस्टेक पर। तो वो उसे जवाब नहीं देती। फिर डुडुही कहती है कि तुम आराम से बैठ जाओ, वो खुद ही राजी हो जाएंगी। फिर वो कहती है उसको कि तुम्हारी शर्ट पे तो निशान लगा हुआ है। वो कहता है हो सकता है क्योंकि कल मैंने किमची खाई थी। तो वो उसकी टाई ठीक करने लगती है ये कहते हुए कि तुम इस तरह कुछ बेहतर लगोगे। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे पेरेंट्स हिप्पी हैं। फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए कहता है हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी कंपनी की शेयर्स खरीद सके, इस तरह हम नुकसान से बच सकते हैं। जिस पे वो उसका गला टाई से दबाते हुए कहती है इस तरह ही रूमर्स फैलते हैं कि अंदरूनी खाना स्टॉक्स में हेरा फेरी हो रही है। तो वो कहता है मैं एक बायर होने की हैसियत से स्टॉक खरीदने की बात कर रहा हूँ, ये एक अच्छी डील है। तो वो उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर लूंगी। तो वो कहता है कि एक लम्हे के लिए तो मैं भूल ही गया था कि तुम कितनी इनक्रेडिबल और स्ट्रॉन्ग वुमन हो, तुम तो ऑलमोस्ट मुझे मारने ही वाली थी। तो वो कहती है आगे से कि तुम्हारी टाई तो खराब हो गई। वो कहते हैं नहीं, ये सब कुछ बहुत अच्छा है, मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। सेक्रेटरी से पूछता है तो सेक्रेटरी भी कहती है सब कुछ ठीक है। तो वो कहती है नहीं नहीं ठीक नहीं है, मैं दोबारा बांधती हूँ। फिर वो दोनों हंसी मजाक से बातें शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें जंग जी हॉन दिखाया जाता है जो गुस्से में अपनी डीमन वाली किताब पढ़ते हुए कह रहा होता है कि इसमें तो कहीं भी लिखा नहीं हुआ कि टैटू ट्रांसफर हो जाता है, और ये भी नहीं लिखा गया कि टैटू अगर ट्रांसफर हो जाए तो उसको वापस किस तरह लाया जाए। और गुस्से में किताब बंद कर देता है और अपने बटलर से पूछता है फोन करते हुए कि तुमने डुडुही के मुतालिक इन्फॉर्मेशन हासिल की है। फिर बटलर जो है वो जंग जीवान को डुडुही की इन्फॉर्मेशन देते हुए बताता है कि उसका पूरा नाम डुडुही है, उसका ब्लड टाइप ए बी है, वो मरीन ग्रुप की प्रिंसेस है, वो बहुत ही सख्त है अपने काम में, इसी वजह से अक्सर लोग उसे डेवल भी कहते हैं। वो अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, उसके फादर एक इंजीनियर थे और उसकी मदर एक हेयर सैलून चलाती थी। वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी और उनकी लेट शादी से पैदा हुई थी। 17 साल पहले उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तब वो सिर्फ 11 साल की थी। उसके बाद उसको मैडम जो ने अडॉप्ट कर लिया था। मैडम जो की जो पहली कंपनी थी मरीन इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी बुनियाद उसके फादर ने और मैडम जो ने मिलकर रखी थी। उसने अपनी सारी उम्र बहुत ही सख्त मेहनत की है और टॉप स्टूडेंट रही है और उसने जल्दी ही कॉलेज से ग्रेजुएट कर लिया था। उसने अपनी एक डिजर्ट कंपनी स्टार्ट की थी, 7 सालों में उसने उसको नंबर 1 पे पहुंचा दिया था। बाद में वो कंपनी मरीन ग्रुप में शामिल हो गई थी, अब उसका नाम मरीन एफपी है। उसके पास रिलेशनशिप ज्यादा लंबे अरसे चल नहीं पाए क्योंकि वो
बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती थी, अभी वो सिंगल है। फिर वो उससे पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगे, तो वो उससे कहता है जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा मैं माहिर हूँ, बीविचिंग ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस को अपने जाल में फंसाना। डुडुही लिफ्ट में जाते हुए अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि जो भी हो, कल तक हमारी कंपनी वापस से पहले की तरह हो जाएगी। और फिर जाके मीटिंग लेती है अपनी स्टाफ मेंबर से, और वहाँ पे जाके उसकी सेक्रेटरी से उसको 2 स्वान के शेड्यूल के मुताबिक पता चलता है। और वो जाते हुए कहती है कि तुम लोग अपना काम करो, मैं जो हूँ वहाँ से मेस क्लियर करूंगी जहाँ से ये मेस बनना शुरू हुआ था। फिर डुडुही अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि वहाँ मैं खुद अकेले ड्राइव करके जाऊंगी, तुम वहाँ पे मत आना। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कल जो वाकया हुआ था। तो वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि कल मैं अनलकी रही थी, इसमें तुम्हारी और मेरी किसी की फॉल्ट नहीं है। डुडुही कहती है कि मैं वो कमजोर इंसान नहीं बनना चाहती जो कुछ भी होने पर अपने ऊपर और अपने इर्द गिर्द के लोगों पर ब्लेम करे। तो उसकी सेक्रेटरी ओके करके चली जाती है। उसके जाने के बाद वो कहती है अपने आप से कि मुझे स्ट्रांग रहना है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि नो स्वान जो है वो मैडम जो की बेटी और मेरे पेरल की सीईओ है, और अपने एम्प्लॉय से बातें करते हुए खुशी से कह रही होती है कि अभी तो मेरे एफपी में अफरा तफरी मची होगी। बेचारी डूही, उसके स्टॉक्स तो बहुत बुरी तरह गिर गई हैं, क्या इस खुशी के मौके पे मुझे इसको फूल भिजवाने चाहिए? तो डूही कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी सोच ही काफी है। वो शॉक्ड होने के बाद उसे कहती है तुम यहाँ पर किस तरह आई, तुम्हें आने का यहाँ पे लाइसेंस किसने दिया? तो वो कहती है शॉपिंग करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। फिर उसके पास आके कहती है कि तुम्हारी तो कपड़ों के साथ साथ आदमियों पे भी बहुत अच्छी नजर है। उसका एम्प्लॉय वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि उसके बाकी एम्प्लॉयज भी बाहर चुप करके उसकी बातें सुन रही हैं। वो गुस्से से अपने कपड़े चेंज करके आके उसके पास बैठती है और उसे कहती है सब तमाशा करने का मेरे एम्प्लॉयज के सामने तुम्हारा क्या मकसद था? तो वो उसे कहती है कि अगर स्टॉक्स गिर जाए तो उनको दोबारा से ठीक किया जा सकता है, मगर एक दफा प्राइवेट लाइफ उछल जाए तो उसको ठीक करना नामुमकिन है। तो कहती तुम्हारा प्राइवेट लाइफ से क्या मतलब है? तो वो उसे तस्वीरें दिखाती है जिसको देखने के बाद वो शॉक्ड होती है। डुडू ही उसको कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ही ये सब कुछ कर सकती हो? मैं भी ये सब कुछ कर सकती हूँ। और वो उसे कहती है कि मैंने तो अपना कोई सबूत नहीं छोड़ा था। वो कहती हो सकता है तुमसे ज्यादा पैसे मैंने खर्च किए हो। उसे कहती तुम चाहती क्या होती, या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तो वो उसे कहती है अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की। उसको कॉल आती है जंग जी वॉन की। जंग जी वॉन उसको कहते हैं मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है जब से मैं तुमसे मिला हूँ। तो वो उसे कहती है कि जब मैं तुमसे लास्ट टाइम मिली थी तब तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक थे। वो कहता है नहीं, तुम मुझसे खुद ही मिलकर देख लेना, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। वो उसे एड्रेस देती है और उसे कहती है कि तुम वहाँ पे टाइम से आ जाना, मैं तुम्हारा ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करूंगी। फोन बंद होने के बाद जंग जी वॉन कहता है कि मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है क्योंकि टाइम मेरा ही खत्म हो रहा है, और गाड़ी तेजी से चला के जाता है। वहां से नो स्वान जो है वो जाने लगती है। तो वो उसको कहती है कि तुम्हारी जो प्राइवेट लाइफ है ना, अगर एक दफा मीडिया में आ गई ना तो तुम्हारी कंपनी डूब जाएगी, और अगर ये बात मैडम जो तक पहुंच गई तो तुम जानती हो। तो वो उससे कहती है कि खबरदार, अगर तुमने ये बात मदर तक पहुंचाई ना तो तुम पछताओगी। वो कहती है बदकिस्मती से मेरा और उनके बीच में कोई भी राज नहीं रहता। अगर तुम चाहती हो कि ये सब कुछ उन तक ना पहुंचे और मीडिया भी ना पहुंचे तो तुमने जो मेस क्रिएट किया है तुम उसको साफ करो, और तुम्हारा राज मेरे पर राज रहेगा। और मैं तुम्हें एक एडवाइस दे दूं, आइंदा तुम अपनी एनर्जी और टाइम मेरे पर वेस्ट ना करना। अगर तुम्हें जंग करने का इतना ही शौक है तो जाके अपने भाई के साथ खेलो। और चली जाती है। दूसरी तरफ हमें मैडम जो दिखाई जाती हैं जो प्रीस्ट के पास बैठी कन्फेशन करते हुए भी सवाल करती हैं कि क्या मैं जन्नत में जा सकती हूँ? मुझे डर है कि कहीं मैं हेल में ना चली जाऊं, और मैं इस चीज से भी डरती हूँ कि मुझे माफी नहीं मिलेगी। प्रीस्ट कहता है कि अब ये वक्त आ गया है कि आप अपने सच का कन्फेस करते हुए अपने आप को आजाद कर लें। तो वो बोलती है सच। हमें फ्लैशबैक के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें फोन पे बज रहा होता है माय डार्लिंग डुडुही, और पेट्रोल आता है मैडम जो के पाँव के पास, और गाड़ी में धमाका होता है और जोर से उठ के गिरती है एक तरफ और उनके पाँव पर चोट लग जाती है। और हमें प्रेजेंट के सीन में दिखाया जाता है जिसमें वो रो रही होती हैं और स्टिक पड़ी हुई होती है। अब वो डुडुही से कौन सा सच छुपा रही हैं और कौन सा राज वो जानती है जिसकी वजह से वो रो रही हैं, वो तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। बटलर जो दिखाया जाता है जो अपने आप से बातें करते हुए कह रहा होता है कि मुझे डायरेक्टर जंग जी वॉन पर पूरा यकीन है, आराम से डुडुही को बीविचिंग करके उससे पावर्स अपनी हासिल कर लेंगे, क्योंकि मैं भी 2 दफा उनसे उल्लू बन चुका हुआ हूँ। हमें पास के वो सीन दिखाए जाते हैं जब वो एक बिजनेस ओनर था और अपने बिजनेस के नाकामयाब होने की वजह से मायूस होते हुए सुसाइड कर रहा होता है, हालांकि उसका दिल नहीं होता। वहां पर जंगजी वॉन आता है जिसको पहले वो समझता है कि शायद वो कोई अच्छा इंसान है, फिर बाद में उसको पता चलता है कि वो एक डेवल है और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा है कि अगर उसने साइन कर दिया तो वो उसको 2000 लोकेशंस पर एक होटल की फ्रेंचाइज देगा और 10 साल बाद आके उसकी सोल कलेक्ट कर लेगा, और उसके बदले उसको सोल को जहन्नुम में जाना पड़ेगा, जिसपे वो एग्री हो जाता है कि जहन्नुम तो दुनिया से बेहतर ही होगी। साइन करने लगता है तो वो उसकी फिंगर पर पेन की नोक मारता है जिससे उसको खून निकलता है, जैसे दर्द होने पर उसको अपने पुराने जन्म के वो सीन्स याद आते हैं। यही सब कुछ उसके साथ पास्ट में भी हुआ था, और इस तरह से वो पैसे वाला हो गया था और मछलियां खाते खाते उसकी अचानक से डेथ हो गई। और जब वो
हेल में गया तो वहां पर मछली नुमा इंसान उसके पीछे पड़ गए और उसको बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ा। ये सारी चीजें याद आने पर वो जंग जी वॉन के ऊपर चढ़ जाता है और उसको मारना शुरू कर देता है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब बटलर कहता है ये सब कुछ तो ठीक है, मगर डायरेक्टर जो है वो अपनी पावर्स ना होने की वजह से उस औरत को कैसे बिविचिंग करके अपना निशान वापस ले पाएंगे। तो वहां पर जिंगा यंग आती है और पूछती है पावर्स किधर गई उनकी। तो वो कहता है कि उनकी पावर्स जो थी ना उनके निशान के साथ दूसरी औरत में ट्रांसफर हो गई। जब वो अलर्ट होता है एकदम से तो वो छुरा दिखाते हुए कहती है चलो मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो वो कहता है जी मैम। डुडुही घूम रही होती है और कहती है कि पता नहीं यंग जी वॉन किधर चला गया, कहीं मुझे अपनी सेहत का उल्लू बना के तो नहीं मुझे कोई दोबारा से कोई ट्रिक कर रहा। फोन करने लगती है उसको तो वहां पर एकदम से पानी तेज होता है और फिर देखते हैं हम कि जंग जी वॉन आ रहे हैं, जिसको देखते हुए काफी ज्यादा इंप्रेस होती है और ध्यान उसका उसकी तरफ ही होता है। और फिर जब वो उसके पास आता है तो वो उसे कहते तुम तो अच्छे खासे ठीक ठाक हो, अच्छे भले चमक रहे हो, तुम्हें क्या हुआ था। तो कहते क्या तुम्हें चमकता हुआ लग रहा हूँ। फिर इग्नोर करते हुए कहती है कि मैं किसी का कर्ज नहीं रखती। पैसे देती है उसको तो वो उसे कहता है कि मैंने नहीं लेने क्योंकि मेरे पास भी तुम्हारे जितने ही पैसे हैं। फिर वो जब उसे पैसे देती है तो पैसे देख रहा होता है, फिर उसे वो ले लेती है क्योंकि वो कहता है कि जैसे मैंने कहा था। तो फिर वो उसे कहती है कि अगर तुम्हारा कोई ऐसा मसला नहीं है फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया और अपनी सेहत के बारे में झूठ क्यों बोला मुझसे। कहती क्या फिर ये डील के मुतालिक है। तो वो कहता है नहीं डील खत्म हो गई हुई, कोई भी डील नहीं तुम्हारे और मेरे बीच में। कहता है कि मेरे जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल रियल है, जब से मैं तुमसे मिला हूँ मेरी अजीब सी हालत हो गई हुई है, मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। वो पूछती है कि तुम्हारे क्या सिम्टम्स हैं। तो कहता है मैं बिल्कुल डिफरेंट पर्सन अपने आप को फील करता हूँ, मैं पहले जैसा फील ही नहीं करता, पता नहीं मुझे क्या हो गया हुआ है। कहती तुम्हें तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो मेरे पास क्या करने आए हो। तो वो कहता है नहीं नहीं, तुम ही मेरा मसला सॉल्व कर सकती हो। ये करीब जाते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है क्योंकि तुम ही रीजन हो मेरे सारे सिम्टम्स का। और दोनों एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि दोनों गाड़ी पे बैठे हुए हैं और जंग जी वॉन जो है गाड़ी चलाते हुए जा रहा है। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, हम सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मैं तुम्हें हेल्प कर रही हूँ, तुम्हारा रिकवर होने में ये डेट या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो वो उसे कहते हैं तुम मुझे अपना हाथ दो। तो वो उसे बड़ी खुशी के साथ अपना लेफ्ट हैंड देती है। तो वो उसे कहते हैं नहीं नहीं दूसरा हाथ। तो वो उसे राइट हैंड देती है। जब उसका राइट वाला हैंड पकड़ते हैं तो तेजी से गाड़ी चलाता है क्योंकि जब भी वो उसका निशान वाला हाथ पकड़ता है तो उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं। वो उसे कहती तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कुछ भी नहीं, बस हम ड्राइव कर रहे हैं। हम देखते हैं कि वो अपने मैजिक के जोर से रेड लाइट को ग्रीन लाइट में तब्दील करते हुए सारी गाड़ियां रुक जाती हैं और वो तेजी से गाड़ी चला के आगे चला जाता है। दूसरी तरफ हमें वो एथलीट दिखाया जाता है जिसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोस्तों के साथ चलते हुए कॉन्ट्रैक्ट को फेंक देता है नीचे। और जब उसके दोस्त पूछते हैं उससे वो कौन बंदा था, बड़ी हिम्मत थी उसकी कि वो हमारे पास आ गया, क्या वो कोई लोन शार्क था। तो वो कोई जवाब नहीं देता उसके मुतालिक और फिर अपने दोस्तों को कहता है कि चलो हम किसी बार में चलते हैं ड्रिंकिंग करने के लिए। तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम ड्रिंकिंग करते हो, स्मोकिंग करते हो, वुमनाइजिंग करते हो, तुम टॉप के एथलीट हो, ये तुम सब कुछ कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें तो मना होती हैं। तो वो कहता है कि जो जीनियस लोग होते हैं ना उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तुम लोगों से जरा अलग लेवल पे ही हूँ। सारे खुश होते हैं और ऑफ कोर्स करते हैं। उसको कहते हैं हाँ जी ऑफ कोर्स। और कहते हैं तुम तो नेचर को भी बीट कर सकते हो। बहुत ही अतरा रहा होता है और बहुत ही शोखियां बगाड़ रहा होता है। तो वहां पर एकदम से जंग जी वॉन की कार आती है, एकदम से वो अपना हाथ निकालते हैं। दुडू थोड़ी परेशान होती है और अपने हाथ के इशारे से उसकी तरफ इशारा करता है और वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसका कॉन्ट्रैक्ट भी जल गया। जंग जी वॉन के पास एक कमरा था जहाँ पे मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट वाले लोगों के घड़ियां थी। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता था तो वो घड़ी जल जाती थी। इसी तरह से उस एथलीट की भी घड़ी जल गई। और जब डूडू ही पूछती है उससे कि ये सब कुछ क्या था तो वो उससे कहता है कुछ भी नहीं, बस वो मेरे दोस्त थे। तो वो कहती है कि तुम मुझे ये तो बता दो कि आज हमने तुम्हारे कितने दोस्तों के पास जाना है ताकि मैं मेंटली तौर पर प्रिपेयर हूँ। तो वो कहते हैं नहीं मेरे तो कोई दोस्त नहीं है, मैं तो दोस्ती नहीं बनाता। तो वो हैरान होती है और फिर वो उसे कहते हैं कि अच्छा तुमसे मैंने कोई बहुत ही सीरियस बात करनी है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह पे जाते हैं। पहले तो वो बाहर निकलती नहीं है तो वो उसे कहता है कि नहीं नहीं तुम निकलो, मैंने तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। फिर जब वो बाहर आती है तो वो उसको सी साइड पे लेके आता है। सी साइड के पास आकर वो उसके करीब आता है और उसको कहता है कि तुम इधर आओ जरा, और क्या तुम कुछ देर के लिए अपनी सांस रोक सकती हो। और उसको अपने और करीब करने लगता है। तो वो समझती है कि शायद वो उसको किस करने लगा है। कहते तुम थोड़ी देर सांस रोक के रखना। करीब आने के बाद एकदम से हम देखते हैं कि वो उसको पानी में धकेलता है। वो दोनों पानी में गिरते हैं और जंग जी वॉन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है और वो उसका हाथ नहीं छोड़ रहा होता और बोलता है कि कम बैक प्लीज कम बैक ना। तो वो जो होती है डुडू ही वो परेशान होती है, उसको समझ नहीं आती है क्या करना चाह रहा है। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, कामयाब नहीं हो पाती। फिर उसको अपने जूते से मारकर ऊपर आने की कोशिश करती है और वो जो है नीचे परेशान हो रहा होता है कि ये चीज भी मेरी काम नहीं की, मैं किस तरह से इसको वापस लेके आऊं। दोनों पानी से बाहर निकलते हैं। जंग जी वॉन का सारा ध्यान अपने हाथ की तरफ होता है। डुडू ही परेशानी में और गुस्से में उसकी तरफ आकर उसको धक्का मारते हुए कहती है कि ये सब कुछ क्या था, मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी। तो वो उसे कहता है कि तुम काम डाउन हो जाओ। वो कहती है मैं कैसे काम डाउन हो जाऊं, तुम्हें पता भी है आज दिन में मैं कितनी दफा मरते मरते बची हूँ और तुम्हारी वजह से मैं 2 दफा डूबते हुए मरते हुए बची हूँ। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, एक पागल आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है ताकि मैं मर जाऊं और मैं वजह भी नहीं जानती।
मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है, और रोना शुरू कर देती है। फिर अपने आप को स्टेबल करते हुए कहती है कि तुमने इस तरह क्यों किया। तो वो उसे कहता है कि मैं कुछ चीज़ चेक करना चाहता था। तो वो उसे कहती है तुम्हें मुझे पहले बताना तो चाहिए था ना। तो वो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम इनकार ना कर देती। तो वो मुंह में बड़बड़ाते हुए कहती है बदमाश, और गाड़ी से अपना बैग निकाल कर उसको पैसे देते हुए कहती है कि अब मैं तुम्हारी कोई कर्जदार नहीं रही, और गुस्से से वहां से चली जाती है। वो भी पैसों को गुस्से से किक मारता है। फिर हम देखते हैं कि वो गाड़ी में बैठा हुआ है और कह रहा है कि पता नहीं क्यों वो चीज़ वापस नहीं आई, मैं ऐसा क्या करूं वो निशान वापस आ जाए मेरे पास। गाड़ी में एक बटलर जो आता है तो वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बहुत ही बीसती सी आवाज निकाल के कहता है आपने मुझे खुद ही तो कहा था कि डुडुही पर नजर रखो, मैं वही तो काम कर रहा था। और फिर वो स्माइल करते हुए पैसों को गिनना शुरू कर देता है और फिर एकदम से अलर्ट होकर कहता है कि जो इंसान तलाश करता है उसी के पैसे होते हैं, इसके बारे में सोचना भी मत। तो जंग जीवॉन ध्यान ही नहीं देता और फिर उससे कहता है कि एनीवेज तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, मेरे ख्याल से तो तुम उस पर जादू करने के लिए आए थे, तुम उसके साथ डुबकी लगाकर आ गए। तो वो उसे कहता है तुम चुप कर जाओ, और वो वहां से गाड़ी चला के चले जाते हैं। हमें साइको किलर दिखाया जाता है जिसके पास फोन होता है जिसमें तस्वीर होती है डुडुही के बचपन की उसके पेरेंट्स के साथ। फिर हमें वो सीन्स दिखाए जाते हैं जब ता चाईजुन ने कॉल की थी डुडुही को ये कहते हुए कि मेरे पास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको मरीन ग्रुप की चेयरवुमन बना सकती है। और वहां पर साइको किलर आया था। वो फोन असल में उसने ता चाईजुन को मारने के बाद हासिल किया। वो फोन बाद में पैकेट में एक लॉकर में रख देता है और वो लॉकर आके ग्लव्स वाला आदमी खोलता है और वो तस्वीर भी देखता है। हमें ये तो नहीं पता चलता कि वो ग्लव्स वाला आदमी है कौन, वो चीज़ हमसे सस्पेंस रखी जाती है। हमें जिंगा यंग दिखाई जाती है जो इंटरनेट के जरिए डुहुई की सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है और फिर वो गुस्से में जाकर तलवारें निकालते हुए अपनी डांस परफॉर्मेंस करती है अपनी तलवार वाली, और उसको काफ़ी गुस्सा भी चढ़ा हुआ होता है। दूसरी तरफ हमें मैडम जो दिखाई जाती हैं जो कि प्रे कर रही होती हैं गॉड से, ये कहते हुए कि गॉड मुझे आप करिश दें ताकि मैं सामना कर सकूं सच का। मैडम जो का बड़ा बेटा दिखाया जाता है जो कि शिकार कर रहा होता है परिंदों का, और जिसे देखकर हमें लगता है कि जितना वो अपने आप को सीधा शो करवाता है वो उतना सीधा नहीं है, क्योंकि वो एक परिंदे को मार चुका होता है, दोबारा उसको मार रहा होता है। मैडम जो कि बड़े बेटे का बेटा दिखाया जाता है जो एक मेंटल हेल्थ क्लिनिक में खड़ा हुआ होता है, और अपने हाथों को जब वो खुरचता है पागलों की तरह तो उसके हाथों पे अजीब किस्म के निशान बने हुए होते हैं। नर्स देख के भी थोड़ी डर जाती है और फिर वो नर्स के पास आके कहता है ये प्यारे नहीं है क्या, तुम चाहती हो कि तुम अपने ऐसे बनवाओ तो। और इससे हमें लगता है कि वो भी बहुत ही अजीब किस्म का आदमी है, जिस तरह अपने आप को शो करता है वो उससे बहुत ही मुख्तलिफ है। उसके बाद हमें नो स्वान दिखाई जाती है जो कि बहुत ही गुस्से में फोन पर लगी हुई होती है बोलने, मैंने तुम लोगों को पैसे भिजवा दिए हुए हैं, अब मेरे पास राइट है कि जो मैंने आर्टिकल तुमसे कहा था लिखने के लिए उस आर्टिकल को हटवा सकूं। और बहुत ही गुस्सा चढ़ा हुआ होता है और गुस्से में अपना सामान फेंकते हुए कहती है कि डुडुही मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। और हमें जूसक हुन दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस से बैठा हुआ मेरे एफपी ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा होता है और ऊपर लिखा हुआ होता है सीईओ डुडुही। और फिर वो जो टाई होती है जो उसने उसको बांधी थी सुबह, उसको अजीब क्रीपी तरीके से देखते हुए नीचे फेंक देता है। डुडुही टैक्सी से उतरकर नीचे सड़क पे चल रही होती है तो पब्लिक टीवी पर उसकी नजर पड़ती है, वहां पे न्यूज चल रही होती है। चा ताईजुन था मरीन ग्रुप के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का हेड, वो पब्लिक वॉशरूम में लटका हुआ पाया गया। न्यूज देखने के बाद डुडुही के जहन में बहुत सी बातें चल रही होती हैं और वो परेशान होती है और वो कहती है कि जो जिंदगी में गुजार रही थी अब वो उससे बहुत ही डिफरेंट हो चुकी हुई है। पहले जो चीजें नॉर्मल थी अब वो नॉर्मल नहीं रही। वहां पर मोटरसाइकिल में एक आदमी आता है और उस पर तेजाब फेंकता है और उसके सामने जंग जीवॉन आ जाता है और उसके कमर पे कुछ तेजाब गिर जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। और डुडुही कहती है जंग जीवॉन को देखते हुए, और ये जो सस्पिशियस और अनफेमिलियर आदमी मेरी जिंदगी के नाजुक टाइम पे आया है, क्या ये मुझे बचाने वाला है। फिर जंग जीवॉन उसका निशान वाला हाथ पकड़ लेता है और उसका निशान जो होता है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। ये एपिसोड सस्पेंस के साथ फिनिश होती है। इनमें से कौन कौन है जो डुडुही को मारना चाहता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार करिएगा। ये ऑनगोइंग ड्रामा है, वीकली बेसिस पर इसकी एपिसोड्स आती हैं, लिहाजा उसी हिसाब से मैं अपलोड करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड की कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपने इसकी आगे की कहानी सुननी है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।